वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस साइड से राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंट चेंजेज आया है, एक इंसर्ट किया गया है सब रूल एच अंडर सेक्शन 43 सब क्लॉज बी के अंतर्गत। 43 बी ये बोलता है कि सर्टेन एक्सपेंसेस जो है आपको एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही अलाउ होती हैं यदि आपने जो है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कोई एक्सपेंसेस किया, जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस है जो कि 43 बी के अंतर्गत डिस्क्लोज किए गए हैं, उसको एक्चुअल पेमेंट करेंगे तभी वो अलाउ होगी। इसमें आगे प्रोविजन में बताया कि ये यदि आप बिफोर फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के अंतर्गत यदि इस फाइल करने से पहले यदि ये एक्सपेंसेस को जो है आप पे कर देते हैं तो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम आप कर पाएंगे। यदि आप कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो है बिफोर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जो है आप पे नहीं कर पाते हैं तो वो खर्चा आपको डिसअलाउ होगा, जो कि आपको 43 बी के अंतर्गत इसकी छूट नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2023 के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर वाले सीतारमण जी के द्वारा एक नया क्लोज इंसर्ट किया गया एच। इसके अंतर्गत ये बताया है कि यदि कोई भी इंटरप्राइजेज जो कि परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज है, जो कि मैक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज से कोई भी परचेज किया जाता है, तो उसको जो है आप पेमेंट जो है विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत नहीं करती हो। यदि उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है तो 45 डेज के भीतर पेमेंट नहीं करते हो। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज के भीतर यदि पेमेंट नहीं किया जाता है तो ऐसा एक्सपेंसेस भी आपका डिसअलाउ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एप्लीकेबल हो रहा है फाइनेंस एक्ट 2023 से, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से ये जो है प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है हमें सप्लायर का देखना होगा, न कि परचेजर का। जो माल परचेज कर वो एमएससी में रजिस्टर्ड है या नहीं, इट इज़ इररिलेवेंट। जो भी सेलर है, जो सेलर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो हमें देखने पड़ेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप परचेजर हैं तो आपको देखना पड़ेगा सामने वाला जो है जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ या जिससे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ वो यदि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो यदि स्मॉल और माइक्रो की कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसे हमें विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत पेमेंट करना होगा, तभी वो खर्चा हमारा जो है अंडर सेक्शन 43 बी सब क्लॉज एच के अंतर्गत अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा डिसअलाउ होगा। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसमें बताया गया है कि कब एक इंटरप्राइजेज मैक्रो इंटरप्राइजेज कहलाएगा। अर्थात यदि किसी का मैक्रो इंटरप्राइजेज वो तब कहलाता है जब उसका प्लांट एंड मशीनरी के अंतर्गत जो है टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है और उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई इंटरप्राइजेज तो वो एक मैक्रो इंटरप्राइजेज कहलाता है। यदि कोई इंटरप्राइजेज जिसका प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसका टर्नओवर भी जो है 50 करोड़ से नीचे है तो वो जो है स्मॉल इंटरप्राइजेज माना जाता है। ऐसे ही यदि कोई इंटरप्राइजेज जिसका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से नीचे है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है तो वो एक मीडियम इंटरप्राइजेज माना जाता है। 43 बी एच के अंतर्गत मैक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइजेज को एक्सक्लूड किया गया है। यदि कोई भी पेमेंट जो है विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज उनको नहीं किया जाता है तो ऐसी अमाउंट जो है परचेजर के इनकम में ऐड बैक की जाएगी, ऐसा खर्चा उनको डिसअलाउ होगा। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेजर को आप ऐसे रिकॉर्ड रखने होंगे कि कौन कौन से इंटरप्राइजेज जो है एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। यदि वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं तो उनको विद इन टाइम पीरियड जो कि यदि एग्रीमेंट है उनके साथ में तो 45 डेज के भीतर या उससे कम का एग्रीमेंट है तो उस कम टाइम पीरियड के अंतर्गत उन्हें करना होगा। यदि आपके उसका बायर और सेलर का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको विद इन 15 डेज के भीतर पेमेंट करना होगा, तभी वो खर्चा आपका उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत अलाउ होगा। और टैक्स ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑडिटर को भी ऐसी अपने फॉर्म टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फॉर्म 3CD के अंतर्गत कमेंट करना होगा कि कौन कौन सी जो है एमएसएमई में एंटिटी जो है उनको जो भी कोई पेमेंट है वो नहीं किया है या विद इन टाइम पीरियड के अंतर्गत नहीं किया है। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट है। मैं आपको एक बार जो है सेक्शन 43 बी से गो थ्रू करवा देता हूँ। जस्ट ए मिनट, हमारा लॉ क्या कहता है 43 बी इंडियन कोड इनकम टैक्स INCOM इनकम टैक्स एक्ट हमारा क्या कहता है
जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड। ओके, हम ये रूल जो आया है उसको सेक्शन वाइज पढ़ लेते हैं। 43B, सेक्शन 43 से ही सर्च कर लेते हैं। ये इनकम टैक्स का पोर्टल है जिस पे सारी सेक्शन जो है लिखी हुई है। 43B की बात कर रहे हैं हम। सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट। 43B कहता है कि सर्टेन एक्सपेंसेस डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल में जो है उसका पेमेंट कर देते हो। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, a deduction otherwise allowed under this act in respect of ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो कि आपको एक्चुअल पेमेंट पे ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल के लिए एनी सम पेबल बाय द एसएससी बाय वे ऑफ द टैक्स ड्यूटी सेस और फीस बाय वाटर नेम कार्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि एसएससी के द्वारा टैक्स ड्यूटी सेस फीस का है, किसी भी नाम से जाना जाए, वो एक्चुअल पेमेंट पे ही अलाउ होगा। ऐसे कोई भी प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी का कोई भी पैसा है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, एक एसएससी के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो एक्चुअल पेमेंट पे ही वो अलाउ होगा। कोई भी वेलफेयर का खर्चा है, कोई भी ऐसा जो कि अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत रेफर किया गया है सब क्लोज 1 के अंतर्गत, तो ऐसा एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही आपको अलाउ होगा। कोई भी आपने लोन ली है, जो कि लोन लिया है फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही अलाउ होगा। कोई भी आपने ऐसा लोन लिया जो कि एनबीएफसी से लिया है या आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया है जो कि इंटरेस्ट का खर्चा आप पे कर रहे हो, तो वो एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही अलाउ होगा आपको। कोई भी आपने ऐसा लोन लिया है जो कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया, बैंकिंग से लिया, शेड्यूल बैंक से लिया है, तो ऐसा इंटरेस्ट का खर्चा आपको एक्चुअल पेमेंट के ऊपर ही अलाउ होगा। ऐसे ही क्लोज एच जो है इंसर्ट किया गया है, फॉलोइंग क्लोज एच shall be insert after the clause G of the section 43B by the Finance Act 2023 with effect from 1st April 2024। यहाँ पर आपको ये मैं क्लियर कर देता हूँ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ये असेसमेंट ईयर है, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर को डिस्क्लोज किया है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंतर्गत कि ये इफेक्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से, अर्थात असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल हो रहा है। एच क्या कहता है, एनी सम पेबल बाय द एसएससी, कोई भी सम जो कि एसएससी के द्वारा पेबल है टू द माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को पेबल है बियॉन्ड द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006। ऐसा कोई भी खर्चा जो कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को जो कि पेबल है, जो कि टाइम पीरियड जिसके अंतर्गत 15 के अंतर्गत दर्शाया गया है अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत। तो ऐसा खर्चा तभी आपको अलाउ होगा जब वो टाइम पीरियड के अंतर्गत पेमेंट किया जाए, अदरवाइज वो खर्चा आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत अलाउ नहीं होगा। यह माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज का वर्ड को यूज किया है, यहाँ पर जो है मीडियम इंटरप्राइजेज को एक्सक्लूड किया है। गवर्नमेंट का मोटिव यही रहा है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को प्रमोट करना। shall be allowed irrespective of the previous year in which the liability of the pay such sum was incurred by the SSC according to the method of the accounting regularity employed by him only in the computing of the income referred under section 28 of the previous year in which such sum is actually paid by the him। तो ऐसा खर्चा तभी अलाउ होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर, उसी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो है अलाउ होगा जिस साल के अंतर्गत ऐसे खर्चे को पे कर दिया जाता है। आगे प्रोविजो लाया गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई एक्सेप्ट देन द प्रोविजन ऑफ क्लोज एच। जो क्लोज एच लाया गया है उसको छोड़कर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी विच इज एक्चुअली पेड बाय द एसएससी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एप्लीकेबल in his case of furnishing the return of income under section 139 subclause 1 in respect of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid and the evidence of such payment is furnished by the SSC along with such return। यदि एसएससी ने अपने रिटर्न जो फाइल करने का टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर दर्शाया गया उसके अंतर्गत रिटर्न फाइल करने से पहले ऐसे खर्चे को वो पे कर देता है और अपने रिटर्न फाइल के साथ में सपोर्टिंग एविडेंस के साथ में कि वो उसने ये जो है खर्चा पे कर दिया है, तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्लोज एच दिया गया उसको छोड़कर, यानी कि क्लोज एच यही कहता है कि आपको जो है टाइम पीरियड दर्शाया गया है एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 के अंतर्गत, उसके भीतर भीतर आपको करना होगा। तो ये एक नया एक मेजर क्लोज है।
हम सेक्शन 15 MSME एक्ट को भी गो थ्रू कर लेते हैं। यहीं पर MSME स्मॉल मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यहाँ पर सबसे पहले तो MSME है क्या, जो कैटेगरी बताई गई है कि मैक्रो कब कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, मीडियम कब कहेंगे, इसकी न्यू डेफिनेशन जी, ये न्यू डेफिनेशन आ गई है हमारे पास। ये MSME एक्ट 2006 के अंदर अमेंडमेंट आई है 1 जून 2020 को। ये क्या कहती है, ये कहते हैं हियर बाय नोटिफाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाई ऑफ मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। कब जो है मैक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज कहलाता है। ए मैक्रो इंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। यदि आपका जो है टर्नओवर जो है 5 करोड़ से नीचे है, प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, तो आप मैक्रो इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल इंटरप्राइज की कैटेगरी में कब आएंगे, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 करोड़। यदि प्लांट एंड मशीन में आपका जो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है, साथ ही आपका जो है टर्नओवर जो है 50 करोड़ से नीचे है, तो आप जो है स्मॉल इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं। मीडियम इंटरप्राइज की कैटेगरी में आप तब आएंगे जब आपका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ से नीचे हो और आपका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से नीचे हो। दोनों कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए, या एंड वर्ड लिखा है, अर्थात आपका प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई है। यदि स्मॉल की बात करें तो स्मॉल इंटरप्राइज तब होगा जब आपका जो है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ से नीचे हो, टर्नओवर जो है 50 करोड़ से नीचे हो, तो आप स्मॉल इंटरप्राइज की कैटेगरी में है। यदि आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से नीचे है और आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से नीचे है, तो आप मैक्रो इंटरप्राइज की कैटेगरी में। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ टर्नओवर एंड प्लांट एंड मशीनरी के अंतर्गत। ये जो है एप्लीकेबल हुआ है नई डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 से। और अपना जो सेक्शन है उससे भी गो थ्रू हो लेते हैं अपन, जो सेक्शन 15 की बात कर रहे थे MSME एक्ट के अंतर्गत जी, मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 15 ये रहा, लायबिलिटी टू बायर, लायबिलिटी टू बायर टू मेक द पेमेंट। बायर के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है MSME एक्ट 2006 के अंदर अंडर सेक्शन 15 के अंदर। वियर एनी सप्लायर सप्लाई एनी गुड्स, जहाँ भी कोई भी सप्लायर जो सप्लाई करता है एनी गुड्स और सर्विस को रेंडेड बाय द सर्विस टू एनी बायर, द बायर शैल मेक द पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग। कोई भी डेट जो भी उनके एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी स्पेसिफाइड की है उसके भीतर आपको करना होगा। एट द सप्लायर इन राइटिंग और वियर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो अपॉइंटमेंट डे के ऊपर बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट से पहले आपको जो है उसकी पेमेंट करनी होगी। ये MSME एक्ट के अंतर्गत लिखा है सेक्शन 15 के अंतर्गत। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शैल exceed 45 days from the date of the acceptance of the day to be deemed to be acceptance। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आपको ऐसी दशा के अंतर्गत, राइटिंग अंतर्गत कोई एविडेंस नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में आपको जो डीम्ड एक्सेप्टेंस डेट है उसके अंतर्गत भीतर आपको पेमेंट करनी होगी। इसके अंतर्गत एक मिनट, हम सेक्शन की ही बात कर रहे थे तो उसकी एक बार एक सेक्शन से भी गो थ्रू हो लेते हैं। बैक चलते हैं, क्या कहना चाहता है ये है डेफिनेशन। अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डेट क्या होता है, मीन्स द डे द फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द 15 डेज। अपॉइंटेड डेट वो होगा 15 डेज के एक्सपायरी से नेक्स्ट वाला डे, 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बाय द बायर फ्रॉम द सप्लायर। जब भी ना उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स और सर्विस को तो उसके 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है एक्सपायरी के, 15 डेज के भीतर जो एक्सपायरी होती है तो वो टाइम पीरियड अपॉइंटेड डेट माना जाएगा।
फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोज द डे और एक्सेप्टेंस मीन्स द डे और एक्चुअली डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ ये क्लियर बताया गया है कि यदि आपका कोई भी पेमेंट, यदि आपका एमएसएमई से साथ में डील हो रहा है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आपने उससे कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, यदि आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो डेट लिखी है उस डेट को आपको भीतर भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट में डेट लिखी है वो 45 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यदि आपने सपोज कीजिए 60 डेज का आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपको 45 दिन के भीतर पेमेंट करनी ही होगी। ये नहीं है कि आपने एग्रीमेंट में लिख दिया 60 डेज, मैक्सिमम जो 45 डेज दिए गए। यदि एग्रीमेंट में आपने 30 डेज लिखे हैं तो 30 डेज के भीतर आपको जो है पेमेंट करनी ही होगी। एमएसएमई एक्ट यह बोलता है। यदि कोई एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर नहीं है तो आपको 15 डेज के भीतर भीतर जो है एमएसएमई एंटिटीज़ को पेमेंट करनी होगी। 43BH ये कहता है कि यदि आपने स्मॉल और मैक्रो एंटरप्राइजेस से कोई भी माल, गुड्स, सर्विसेज ली है तो ऐसी दशा में आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा एज पर द 45 डेज, यदि एग्रीमेंट इन राइटिंग में है या उसमें जो डेट पीरियड लिखी है विच इज अर्लियर, और यदि राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के भीतर, तभी आपको जो है ये एक्सपेंसेस के रूप में आप क्लेम कर पाओगे ऐसा खर्चा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया टाइम पीरियड के अंतर्गत तो जो है ये खर्चा आपका डिसअलाउ होगा और ये आपकी इनकम में एड बैक होगा, और उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ये खर्चा आपको अलाउ होगा जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप जो है एक्चुअल में ऐसे एक्सपेंडिचर के रूप में पे करते हो। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये जो एक नया प्रोविज़न आया है। तो यह सपोज कर लीजिए यदि आपके पास कोई ऐसा इनवॉइस आया है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और स्मॉल और मैक्रो की कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है, तो 15 फरवरी 2023 से पहले कोई भी इनवॉइस आया है तो उसका पेमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर में कर दीजिए, तभी वो खर्चा अलग होगा। क्योंकि 15 से 45 दिन अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मेरा 31 मार्च से पहले लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है 43BH को अप्लाई करने की। यदि मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरा खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत डिसअलाउ होगा और जिस साल में मैं उसको पेमेंट करूँगा उसी साल के अंदर वो एक्चुअल में जो है मेरे को एज ए एक्सपेंस के रूप में क्लेम कर पाऊंगा। तो इस साल के अंदर तो डिसअलाउ होगा, उसके साथ ही मेरे को उस एक्सपेंसेस के लिए इंटरेस्ट का प्रोविजन भी बुक करना होगा अपने बुक्स के अंतर्गत, और वो एक्सपेंसेस भी मेरे लिए डिसअलाउ होगा अंडर टैक्स ऑडिट के अंतर्गत। ऑडिटर जो है खर्चा भी डिसअलाउ करेगा, प्रोविजन भी डिसअलाउ करेगा और इनकम में एड बैक करेगा। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है और वेरी कॉम्प्लिसिटी आ रही है टैक्स ऑडिट के लिए भी, और जो है बिजनेसमैन अब जो है अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेस हैं उनसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं राइटिंग के अंदर कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, डिक्लेरेशन दीजिए, यदि है तो अपना उद्यम सर्टिफिकेट दीजिए। और ऐसी एंटिटी का जो पेमेंट है वो टाइम पीरियड के भीतर करना बहुत ही मैंडेटरी हुआ है। अब एमएसएमई एंटिटीज़ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन ही कर दे पहले ही कि हमें आई एम द